घर्षण एक प्रकार की विशेषता नहीं बल्कि दो संपर्क में आए हुए पिंडों के बीच की पारस्परिक क्रिया है। घर्षण को एक वरदान और अभिशाप दोनों माना जाता है। इसे शाश्वत वस्तु या बुराई के रूप में भी जाना जाता है। यह जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और यह सार्वजनिक जीवन में कुछ हानियां भी पहुंचाता है। घर्षण के तीन प्रकार होते हैं। दूसरा प्रकार गतिज घर्षण है। घर्षण केवल तब होता है जब वस्तुएं गति में होती है। एक ब्लॉक को रखा गया है सतह पर। जब तक ब्लॉक नहीं चलता गतिज घर्षण का कोई काम नहीं है। जैसे ही यह ब्लॉक सतह पर चलना शुरू करता है यानी दोनों के बीच सापेक्ष वेग उत्पन्न होता है। अगर मैं यह कहूं कि यह विशेष पेन यहां पर रखा हुआ है तो इस स्थिति में कोई भी गतिज घर्षण बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही यह चलना प्रारंभ करता है यह तुरंत फिसलना शुरू कर देता है। तब ही गतिज घर्षण वास्तव में प्रभाव में आता है। यह उसकी गति की मुख्य दिशा है और यह ही गतिज घर्षण है। गतिज घर्षण गति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कम वेग के लिए गतिज घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। लेकिन जब हम स्थैतिक घर्षण की बात करते हैं तो वह अधिकतम स्थैतिक घर्षण होना चाहिए। हम केवल यह कह सकते हैं कि गतिज घर्षण अधिकतम स्थैतिक घर्षण से कम होता है, या आप इसे सीमांत घर्षण भी कह सकते हैं। यहां आप सीमांत घर्षण लिख सकते हैं जो कि अधिकतम स्थैतिक घर्षण है। जब हम वेग बढ़ाते हैं तो यह स्वतंत्रता कि हमने कहा था कि गतिज घर्षण वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग के बढ़ने के साथ यह अब लागू नहीं रहेगा। फिर रोलिंग घर्षण का मामला आता है। रोलिंग घर्षण गतिज घर्षण के लिए आप वही समीकरण लिख सकते हैं जैसा हमने स्थैतिक घर्षण के मामले में लिखा था। यहां सामान्य अभिक्रिया के लिए हम n शब्द का उपयोग करते हैं। यह गतिज घर्षण के लिए है। रोलिंग घर्षण, मान लीजिए यह एक पहिया है, किसी बड़े वाहन का कोई बड़ा टायर है। यदि आप इसे स्पर्शरेखीय दिशा में धकेलना शुरू करते हैं तो यह इस दिशा में घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही रोलिंग शुरू होती है रोलिंग घर्षण प्रभाव में आ जाएगा। तीनों में से रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है, रोलिंग सबसे कम है, इसलिए इस तरह से रोलिंग करना आसान होता है। रोलिंग में न्यूनतम हानि होगी। आपको पता होना चाहिए कि घर्षण ही ऊष्मा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। जब घर्षण होता है तो इससे ऊष्मा का उत्पादन होता है। रोलिंग में चूंकि घर्षण न्यूनतम होता है इसलिए ऊर्जा की हानि भी न्यूनतम होती है। इसलिए कहा जाता है कि रोलिंग सबसे आसान गति है। अब घर्षण के तीनों नियमों के लिए सामान्य रूप से कई बातें ध्यान में रखनी होती हैं, और वे कौन से कारक हैं जो घर्षण को प्रभावित करते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है सतह की खुरदरापन। अगर आप सतह की खुरदरापन बढ़ाते हैं तो घर्षण भी बढ़ेगा। अगर आप खुरदरापन कम करते हैं तो घर्षण भी कम हो जाएगा। अगर हम स्नेहक लुब्रिकेंट्स का उपयोग करते हैं तो यह घर्षण को कम कर देता है। अगर वहां वायु का अंतराल एयर गैप हो तो भी घर्षण अपने आप कम हो जाता है। सतहों की प्रकृति भी मायने रखती है। उदाहरण के लिए अगर सतह जिगजैग प्रकार की है, ऐसी स्थिति में संपर्क इतना आसान नहीं होगा, इसलिए घर्षण भी परिवर्तनीय होगा। अब घर्षण के नियम क्या हैं? सबसे पहला नियम यह है कि घर्षण सीधे संपर्क बल या प्रतिक्रिया बल के अनुपाती होता है। घर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता कि संपर्क क्षेत्र क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। क्षेत्रफल मायने नहीं रखता। कभी कभी इसमें गलतफहमी हो जाती है, जैसे यह पेन जो मैं हाथ में पकड़े हुए हूं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर संपर्क इस तरह है तो संपर्क क्षेत्र अधिक होगा, अगर संपर्क इस प्रकार का है तो संपर्क क्षेत्र कम होगा।
लेकिन दोनों ही मामलों में घर्षण बल समान रहेगा क्योंकि यह संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक स्थिरांक कांस्टेंट को शामिल करते हैं। F बराबर mn F एड म्यू एन। घर्षण के प्रकार के अनुसार आप यहां स्थैतिक के लिए ms, गतिज के लिए mk और रोलिंग के लिए mr का उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, यह समीकरण वेक्टर समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां वेक्टर लगाएं तो यहां भी f और n दोनों कभी भी एक ही दिशा में नहीं होते। आप देख सकते हैं, यह n की दिशा होगी सतह द्वारा दिया गया सामान्य अभिक्रिया बल और घर्षण बल वेग की दिशा के विपरीत होगा। अब आप देख सकते हैं, ये दोनों कभी भी एक ही दिशा में नहीं होते। ये सहरेखीय कोलिनियर नहीं है। ये न तो समानांतर हैं और न ही विपरीत दिशा में। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि यह वेक्टर समीकरण है। हम कभी भी वेक्टर लागू नहीं करते। एक और बात, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये घर्षण बल है, ये N है, इन दोनों बलों का परिणामी बल सामान्य अभिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा क्योंकि यहां घर्षण बल क्षैतिज है, सामान्य बल इस दिशा में है। यह कोण R और N के बीच का कोण, इसे लैम्ब्डा कहना बेहतर होगा। मैं एक और रंग का पेन इस्तेमाल करूंगा सिर्फ यह दिखाने के लिए कि यह लैम्ब्डा है, यह कोण। इसे घर्षण का कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि R COS लैम्ब्डा की मान n होगी, R sin लैम्ब्डा ये F है जो कि m गुणा n है। अगर आप अनुपात लें तो आपको मिलेगा m बराबर tan लैम्ब्डा। याद रखें, यह समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर्षण का गुणांक हमेशा tan लैम्ब्डा के बराबर होता है। लैम्ब्डा क्या है? लैम्ब्डा घर्षण का कोण है। अब घर्षण बल के कुछ अनुप्रयोग। जमीन पर चलना, जब आप चलते हैं तो आप अपने पैरों से धरती पर पीछे की ओर बल लगाते हैं और वही बल आपको आगे की ओर धकेलता है। घर्षण ही इस प्रतिक्रिया के उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार है। अगर घर्षण न हो, मान लीजिए सतह पर तेल है, तो आप बल नहीं लगा सकते। इसलिए घर्षण आपके चलने और वस्तु को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि घर्षण के कारण घिसावट से ऊर्जा की कुछ हानि भी होती है।